सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो इस साल का पहला आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर लेके आए हैं 9th क्लास का और शुरू कर रहे हैं मोशन से, मतलब मैं फिज़िक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है आशु घई और मैं इस चैनल पे साइंस पढ़ाता हूँ, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मेनली आपको यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, कभी-कभार बीच-बीच में हम लोग केमिस्ट्री भी लेके आएँगे, मतलब मैं लेके आऊँगा, बट मेनली केमिस्ट्री आपको दीक्षा मैम और बायोलॉजी आपको सोनम मैम साइंस के पार्ट में पढ़ाएँगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिज़िक्स के हमारे 9th के पहले ही चैप्टर से। चैप्टर का नाम है मोशन। अब ये जो चैप्टर है मोशन, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, मतलब आप पहले से जानते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत नई होंगी, जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगर हम डिलीटेड सिलेबस को ना छेड़ें अभी, तो हम लोग ये चैप्टर 3 से लेकर 4 लेक्चर में यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम 4 लेक्चर में हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो आज आप कह सकते हैं कि हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 1 है। अब चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड रेस्ट से। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रेस्ट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, जो कि सही भी है, बट एक्चुअली में रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम। यानी कि यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं हमारे पास, एक आता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और एक आता है टाइम। यानी कि अगर कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बात हुई भाई? मान लेते हैं हमारे पास ये एक पेड़ है और आप सब जानते हैं कि पेड़ जो होता है वो जनरली बहुत इजीली अपनी जगह को चेंज नहीं करता है। उखाड़ के इधर उधर लेके जाएं तो अलग बात है। तो पेड़ हमारे लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। पेड़ हमारे लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मान लेते हैं एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है और ये गाड़ी इससे मान लो 10 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब ये जो सारा खेल है, ये घड़ी में अभी फिलहाल 8 बज रहे थे भाई शाम के। तो घड़ी में 8 बज गए भाई, ये गाड़ी यहीं की यहीं है। घड़ी में 9 बज गए, ये गाड़ी यहीं की यहीं है। घड़ी में 10 बज गए, ये गाड़ी यहीं की यहीं है। यानी कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये गाड़ी यहीं की यहीं रही। तो हमने देखा कि पहले भी वो पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे थी और अभी भी वो पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे है, जिससे कि साबित होता है कि ये जो गाड़ी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि उसके आसपास है। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आसपास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि उसने मोशन किया या नहीं किया। इसको ऐसा समझो कि समुद्र के अंदर सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो अगर उसके अंदर एक बोट थोड़ा सा एक आध मीटर इधर उधर चलेगी, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से उड़ के अगर आप उसे देख रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि उसने मोशन किया या नहीं किया, क्योंकि आसपास कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, पानी ही पानी है। तो इतना फोकस नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक मान लो कि आपकी बड़ी सी दीवार पे कोई भी होल्डर, कोई भी स्विच बोर्ड नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ी वाइट कलर की वॉल है। अब उसमें एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है। अब अगर मैं अगले दिन उस फोटो फ्रेम को थोड़ा सा एक आध इंच ऊपर नीचे कर दूं और आप अगले दिन आओ, तो आप नहीं देख पाओगे उसने मोशन किया है कि नहीं, क्योंकि आसपास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर उसी दीवार के अंदर एक घड़ी है और उसके साथ में फोटो फ्रेम लगा हुआ है और अगले दिन मैं फोटो फ्रेम को थोड़ा सा दूर कर दूं, तो ऑब्वियसली बात है तो दीवार के कोने की तरफ भी आ गया, तो आप पता लगा लोगे कि हाँ यार, इस फोटो फ्रेम ने मोशन किया है दीवार के कॉर्नर के रिस्पेक्ट से या फिर घड़ी के। तो कहने का मतलब है दीवार के कॉर्नर और घड़ी उसके लिए एक प्रकार से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू आसपास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्वियसली बात है टाइम, उन्हें कहा जाता है कि वो रेस्ट पे है, वो चीज़ें रेस्ट पे कहलाई जाती हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम चेंज कर रही हैं, तो वो मोशन में कहलाई जाएंगी।
सेम पेड़ ले लेते हैं आप। अब ये सेम पेड़ जो कि हमारे लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उसके पास एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि इससे अगेन 10 मीटर की दूरी पे है, लेकिन कब, जब घड़ी में 8 बज रहे थे। ये सिचुएशन 1 है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये पेड़ वहीं का वहीं है, ये तो बस हम अलग एक फ्रेम बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। घड़ी में जब 8:10 हो गए तो ये जो गाड़ी है वो अब इधर आगे मान लेते हैं, पहले वो इससे 10 मीटर की दूरी पे थी, अब वो मान लेते हैं 110 मीटर की दूरी पे हो गई। तो ये तो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है ना भाई, ये हमारा हुआ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारे लिए गाड़ी है अब वो मोशन में है, यानी ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब ये जो गाड़ी है वो मोशन में आ गई है, लेकिन वहीं पे पिछले वाले केस की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी जो है वो रेस्ट पे थी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि चाहे घड़ी में 8 बज रहे हों, चाहे घड़ी में 10 बज रहे हों, ये गाड़ी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट इन मोशन और ऑब्जेक्ट इन रेस्ट को समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट इन मोशन और ऑब्जेक्ट इन रेस्ट क्या है, ये आई होप अब क्लियर हुआ हो। लेकिन एक इंसान आए थे, बहुत ही महान इंसान, आप सभी ने उनका नाम सुना है, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी। उनका ये कहना था कि दुनिया में हर चीज देखा जाए तो मोशन में हो सकती है और हर चीज देखा जाए तो रेस्ट पे हो सकती है, ये बस देखने का नजरिया है। लाइक मान लेते हैं कि आप और मैं एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो आप मेरे रिस्पेक्ट में और मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूँ, क्योंकि आप मेरे रिस्पेक्ट में, मैं आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम बाहर वाले लोगों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो समझे, मैं और आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर वालों के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, थोड़ा यार माफ कीजिएगा, गला थोड़ा थोड़ा सा खराब है यार, इसलिए थोड़ा बीच बीच में पानी पीऊंगा मैं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। बट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा जल्दी, इलाज चल रहा है इसका। लेकिन वहीं पे अगर हम ऐसे सोचें यार कि एक अर्थ है, जैसे अब आपके कमरे में आप अपने सामने एक दीवार को देखो और मैं आपसे पूछूं कि दीवार मोशन में है या दीवार रेस्ट में है, तो आप कहोगे यार दीवार तो रेस्ट पे है, बट वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। अब अगर मान लो चांद के नजरिए से देखा जाए या सूरज, मान लो लेट अस सपोज, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, बट मान लो कोई सूरज पे बैठ के आपकी अर्थ को देख रहा हो, आपके घर की दीवार को देख रहा हो, तो अर्थ तो सूरज के चक्कर काट रही है, तो उसको लगेगा कि वो देखो दीवार जो है वो मूव कर रही है। तो ये देखने का नजरिया होता है। कभी कभार सेम चीज मोशन में भी हो सकती है किसी के रिस्पेक्ट में, और किसी के रिस्पेक्ट में वही सेम चीज रेस्ट पे भी हो सकती है। इसको हम लोग 11th क्लास में जाके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देंगे, बट अभी नहीं, अभी फिलहाल इसका ऐसा कोई नाम नहीं। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट क्या है ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दो प्रकार के मोशन के बारे में, एक तो है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक खिलौने वाली गाड़ी है और मैंने उसको ऑन किया और ट्रैक पे रख दिया, तो वो गाड़ी सेम स्पीड से ही तो घूमती रहेगी, तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। या फिर लेट अस सपोज आपके घर में जो घड़ी की सुइयां हैं हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस चलती हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि सेकंड वाली जो सुई है वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में काटती है, आंसर है 60 सेकंड्स में। मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में काटती है, आंसर है 60 मिनट्स में। और आर वाली सुई कितनी देर में चक्कर काटती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, टाइम स्टैम्प है हमारे पास, लगभग लगभग 9 मिनट 10 मिनट के आसपास का टाइम स्टैम्प डालो और बताओ आर वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में काटती है। तो जब मैं ये सवाल एकदम से बच्चों से पूछता हूँ तो उनका आंसर होता है 60 घंटे, क्योंकि 60 सेकंड है, 60 मिनट है, तो अक्सर बच्चे एकदम से 60 घंटे बोल देते हैं, कई बच्चे 24 घंटे भी बोल देते हैं। बट आई होप आप लोगों ने लिखा हो 12 आवर्स, यानी 12 घंटे के अंदर आर वाली सुई चक्कर काट के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। तो ऐसी बॉडीज को हम यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं, जो हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लो आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं एक ऐसी रोड पे जो बिल्कुल खाली है
और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल होगा, फिर अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर ट्रैवल होगा, फिर अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर ट्रैवल होगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट चलेगा इक्वल डिस्टेंस, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे कहा जाएगा क्या? यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म ओहो सॉरी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये गलत है। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और इक्वल, है ना? जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, या कह लो यूनिफॉर्म रहती है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आता है, काफ़ी छाया हुआ सवाल रहता है, कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइम बना दिया और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बना दिया, है ना भाई? जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर मान लो कोई गाड़ी है मेरे पास और वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस चल रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो 5 मीटर चली 2 सेकेंड में, फिर 5 मीटर चली 2 सेकेंड में, फिर 5 मीटर चली दो, तो अगर आप उनके सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमेशा आपको जो एक ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि बॉडी हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बिल्कुल ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो हमेशा वो इक्वल डिस्टेंस चलती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब भी एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप कह सकते हैं कि वो जो मोशन होगा हमारे पास वो यूनिफॉर्म होगा और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन से कहने का मतलब है कि वो स्लोप होगा, मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन वो रहेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप हमेशा इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ऐसा मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस चलता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि एक्चुअली में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलने वाला कोई भी व्हीकल, मान लो स्कूटी पे आप किसी मार्केट में घूम रहे हैं, या मान लो आप स्कूटी से किसी एक जगह दूसरी जगह जा भी रहे हैं, तो हो सकता है आपको कहीं पे खाली रोड मिले, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चल जाएं 1 मिनट के अंदर, फिर अगले ही 1 मिनट में आपको रेड लाइट मिल जाए, आप रुके ही रहें, चले ही ना, फिर अगले 1 मिनट में आगे भीड़ भाड़ हो तो आप बहुत कम चलें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो है हर बार अनइक्वल चल रहे हैं, कभी ज़्यादा चल रहे हैं, कभी कम चल रहे हैं, कभी आपकी स्पीड बढ़ रही है, कभी आपकी स्पीड कम हो रही है, कभी आप बीच बीच में रुक भी रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, जिसमें यहाँ पे मैं टाइम बनाऊं और यहाँ पे मैं डिस्टेंस बनाऊं, तो आई होप डिस्टेंस को हम एक्स से दिखाते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ वैसे तो, ठीक है? डिस्टेंस को हम एक्स या एस से आगे जाके दिखाएंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास टाइम है। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। अब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है तो कैसा मर्जी बन सकता है, हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, मतलब हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्राफ कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि आपको आज ही पढ़ाएंगे हम कि डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कम कैसे होगा? आप चल रहे हो तो चलोगे ना, हाँ, आप पहले सेकंड में भले 2 मीटर चले, अगले सेकंड में 1 मीटर चले, फिर अगले में 100 चले, लेकिन डिस्टेंस तो ऐड ही होता रहेगा, तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, बट वो कभी स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, क्योंकि मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो स्पीड वगैरह है वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यूनिफॉर्म मोशन में लिखा हुआ है क्लॉक जो है उसके हैंड, जो कि मैंने आपको बताया, या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स। वैसे तो आप 11th क्लास में जानोगे कि प्लैनेट्स भी अपनी स्पीड को चेंज करते हैं, बट ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स की अगर ओवरऑल बात की जाए तो उनका मोशन भी यूनिफॉर्म मानते हैं। या फिर एक पेंडुलम है हमारे पास, हमने उस पेंडुलम को वैक्यूम में ऑसिलेट करा दिया, अगर मैं उसे हवा में ऑसिलेट करवाऊंगा तो वो चलेगा 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 और फिर रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ऑसिलेट करवाता हूँ इन वैक्यूम, जहाँ पे कोई हवा नहीं है, तो वहाँ पे उसको कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा।
ठीक है, थोड़ा बहुत उसके रस्सी और उसके जहाँ उससे कनेक्ट किए वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, बट ओवरऑल वो पेंडुलम बहुत लंबे समय तक हमेशा इक्वल डिस्टेंस चलेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो मतलब दुनिया में हमारे आसपास ज़्यादातर मोशंस जो आप देख रहे हो, ज़्यादातर मोशन जो आपको दिख रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म ही हैं। लाइक एक गाड़ी जो कि एक बिजी रोड पे चल रही है, या आपने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, या ऊपर से नीचे से ऊपर एक बॉल को फेंका, या फिर कोई भी और चीज़, यार रोड पे साइकिल चल रही है, पार्क में एथलीट दौड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो सब का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज वो हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो खेल है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आता है। ठीक है जी। अब हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक है, दो प्रकार की क्वांटिटीज आती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर। उसके बाद हम इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पहले हमारे पास टॉपिक आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। आई होप आपको क्वांटिटीज का मतलब तो पता है। क्वांटिटीज का मतलब होता है एनीथिंग विच, क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच वी कैन मेजर, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग नाप सकते हैं। एनीथिंग विच वी कैन मेजर, ऐसी कोई भी चीज जिसको नापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या देते हैं, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। वैसे तो और भी बहुत सारी टाइप की होती हैं, बट अगर हमारे इस चैप्टर के फोकस के हिसाब से बात करें तो क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब ऐसी क्वांटिटीज जिनको पढ़ने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अमाउंट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी चीज का मास है, सुनना जरा, 10 kg, तो ये जो 10 है ये होता है मैग्नीट्यूड, ये जो 10 है ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये जो केजी है इसको हम यूनिट बोल देते हैं। अब ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट से तो मिलके बनती ही बनती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो, अगर मान लो किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है, उसे हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है, उसको पढ़ने के लिए अगर हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। मैं भी आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, उनके पास डायरेक्शन है भी नहीं और कोई यूज़ भी नहीं है, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन है या उनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, सॉरी माय बैड, स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। आओ जरा इसकी एक बारी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज, ओहो फिर से मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज की बात हो रही है। क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है, तो क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, या ऐसा कह लो कि उनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है ना। तो मैं पहले देता हूँ नो नीड ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो नो नीड वाली परिभाषा आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। बट ठीक है, अभी के लिए ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन की कोई लोड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वहीं पे ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा लेकिन साथ ही साथ उनके पास एक डायरेक्शन भी है, उनके पास एक डायरेक्शन भी है, उन्हें कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज, उन्हें कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। आओ जरा इनको एक बार हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आप सब तो नहीं समझ पाओगे अभी फिलहाल, लेकिन मैं आपको स्केलर और वेक्टर समझाता हूँ। इनमें से कुछ कुछ जैसे कि डिस्टेंस या जैसे कि वेलोसिटी या फोर्स, आप लोग 9th में ही सीख जाओगे कि ये क्यों स्केलर है या क्यों वेक्टर है।
लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको आपको आगे जाके 10th में 11th में भी सीखना है। तो अभी के लिए हम सॉरी, अभी के लिए हम एक एक एग्जाम्पल लेके स्केलर और वेक्टर को समझेंगे, वो जरूरी है। अभी के लिए हम स्केलर और वेक्टर को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है जी। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बच्चा है, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है सोनू। अगर मैं सोनू की जेब में यहाँ से एक 5 ग्राम का पत्थर यानी कि स्टोन डालता हूँ और फिर एक यहाँ से 10 ग्राम का स्टोन डालता हूँ सोनू की जेब में, तो सोनू की जेब में कितना मास हो जाएगा? तो आंसर है सोनू की जेब में 15 ग्राम मास हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं सोनू की जेब में यहाँ से 5 ग्राम डालूं और यहाँ से 10 ग्राम डालूं, तो बताओ सोनू की जेब में अब कितना मास होगा? तो आंसर है अगेन 15 ग्राम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मास जो है उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगेन अगर मैं सोनू की जेब में 5 ग्राम का मास डालूं और 10 ग्राम का डालूं, इस बार मैंने आपको डायरेक्शन बताई भी नहीं है, तो अब बताओ सोनू की जेब में कितना वजन होगा? तो आंसर है 15 ग्राम ही होगा। क्योंकि जो मास है उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मास से कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस बात को ऐसे समझूं कि मेरे पास यहाँ पे सोनू है और मैंने सोनू पे यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, 8th क्लास में था ये, कि फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है और जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो माइनस होती है। अभी फिलहाल सोनू पे मैंने यहाँ से 5 न्यूटन की और यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो सोनू पे जो टोटल फोर्स हो जाएगी वो 15 न्यूटन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने सोनू पे यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और यहाँ से 10 न्यूटन की लगाई, तो ये माइनस होके 5 न्यूटन आ जाएगी। यानी कि फोर्स को पता लगाने के लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि सोनू पे मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और 10 की लगाई, तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन पे टोटल फोर्स बता सकते हो? आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन ही नहीं बताई। अगर मैंने दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन से लगाई हैं तो 15 न्यूटन हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाई हैं तो 5 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि एक फोर्स ऐसे लगी है, कैसे लगी है, ये आपको करना तो नहीं है 9th क्लास में, ये 11th में आएगा वेक्टर्स में। लेकिन अगर सोनू पे मैंने एक फोर्स यहाँ से लगाई हो, एक यहाँ से, मतलब गलत मत समझना, एक यहाँ से लगाई हो और एक यहाँ से लगाई हो, तो उस केस के अंदर जो आंसर है वो अलग आएगा। यानी कि फोर्स को पढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डायरेक्शन के हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ाई कर सकते। मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दिया है सोनू की मदद से कि क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिनको पढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है या उनके पास डायरेक्शन होती है, उन्हें हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब बाकी जो एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं उनको भी आप पढ़ना मत, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कुछ क्वांटिटीज़ स्केलर हैं इस दुनिया में और कुछ वेक्टर है। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना, कि डिस्टेंस क्या चीज़ है। और डिस्टेंस को पढ़ने के बाद फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, आप कह सकते हैं, ठीक है जी। मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अगेन हम लोग डिस्टेंस को समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोनू का ही एग्जांपल ले रहे हैं। सोनू ऐसे ही एक बंदा है कोई, ठीक है। अब मंडे को क्या हुआ कि सोनू अपनी गाड़ी से यहाँ गया, मान लेते हैं 5 मीटर, फिर वो आगे गया, मान लेते हैं 3 मीटर और, यानी कि सोनू पहले 5 मीटर चला फिर 3 मीटर चला, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही चला। नई नई गाड़ी खरीद के लाया था बच्चा, अभी उसको गाड़ी मोड़नी तो आती नहीं है, ठीक है ना।
उसके बाद ट्यूसडे को सोनू 5 मीटर आगे चला और उसके बाद 3 मीटर जो है वो इधर चला, ठीक है ना। 5 मीटर इधर गया और 3 मीटर इधर गया। अब आप मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। पहले वो 5 मीटर ऐसे गया और 3 मीटर ऐसे गया, अब वो 5 मीटर ऐसे गया और 3 मीटर ऐसे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है। तो आंसर है दोनों ही केसेस में जो टोटल डिस्टेंस है उसका वो सेम है, विच इज 8 मीटर्स। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ आप कितना कवर कर रहे हो जब आप चल रहे हो। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप चल रहे हो तो कितनी लंबाई कवर कर रहे हो, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और अगर ऐसा है तो चाहे मैं सीधा चलूं, जब मैं सीधा चल रहा हूं 5 मीटर और फिर मैं चल रहा हूं 3 मीटर, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आंसर है 8 मीटर। अब मैं चल रहा हूँ 5 मीटर, फिर मैं चल रहा हूँ 3, तो अब मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो आंसर है अगेन हमारा 8 मीटर ही है। अब सोनू भैया धीरे धीरे ट्रेंड होता जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नई नई गाड़ी लाया है। अब तो उसने भाई साहब 90 डिग्री पे गाड़ी को मोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब बताओ उसका डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है 8 मीटर ही है। क्योंकि पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड व्हेन वी ट्रेवल, ये लेंथ कितने कवर कर रहा है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी। और भाई साहब थर्सडे को तो सोनू ने हमारी हद ही कर दी। ये सोनू की टीटू वाला सोनू नहीं है बच्चों, ये वापस आ गया भाई साहब, गाड़ी को बैक करना भी सीख गए। गाड़ी बैक करना तो आसान काम नहीं होता, तो भैया पहले 5 मीटर आगे गया, फिर 3 मीटर वापस आया। तो इस केस में भी जो इसका डिस्टेंस है बच्चों वो 8 ही है। तो यहाँ पे हम एक नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख देंगे, और वो ये है कि इन ऑल द अबव केसेस, इन ऑल द अबव केसेस, ऊपर के सारे केसेस की अगर बात की जाए, इन ऑल द अबव केसेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, विच इज 8 मीटर। यानी कि आप सोनू को चाहे मंडे को देख लो, चाहे ट्यूसडे को देख लो, चाहे वेनसडे को देख लो, चाहे थर्सडे को देख लो, सोनू हमेशा 8 मीटर चला है। भले उसकी डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रही है, भले वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि ये डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा? देखो मैं जब भी कोई अच्छी बात बोलूंगा पास आके बोलूंगा, पुराने बच्चे जानते हैं, तुम 9th के बच्चे नहीं जानते हो, डरना मत। लेकिन ये आपके मेरे बीच की बात होगी कि जब भी मुझे कोई बहुत खास बात करनी होगी मैं आगे आऊंगा। तो क्या ये कहना सही है? कमेंट सेक्शन पे बताना यस और नो में कि डिस्टेंस जो है, देखो ना सोनू का डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल ऐसा कहना ठीक होगा। क्योंकि चाहे वो सीधा चले, चाहे वो एक एंगल पे चले, चाहे वो 90 डिग्री पे चले, चाहे वो ऐसे आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, और जो कि किस पे नहीं डिपेंड करती, जो कि नहीं डिपेंड करती डायरेक्शन पे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है। इसकी किलोमीटर भी यूनिट है। अगर मैं अदर यूनिट्स की बात करूं, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, दुनिया में 2 प्रकार की यूनिट होती हैं। एक होती है एसआई यानी स्टैंडर्ड यूनिट, जो पूरे ब्रह्मांड में चलेंगी। इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, यूएस चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, जापान चले जाओ, हर जगह चले जाओ, रशिया चले जाओ, आपको हर जगह पे वो क्वांटिटीज यूज होते हुए मिलेंगी पढ़ाई में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर देश में चलती है। जैसे कई देशों में डिस्टेंस को माइल्स में नापते हैं, हमारे इंडिया में तो माइल्स में नहीं नापा जाता, ना के बराबर नापते हैं। लेकिन अदर यूनिट्स की अगर बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर भी एक यूनिट है, सबको पता है। फीट भी एक यूनिट है, सबको पता है। इंचेस भी एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक यूनिट है। ऐसे बहुत सारी माइल्स, ऐसे बहुत सारी और यूनिट्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, ठीक है ना। अब अगला सवाल आता है, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? तो आंसर है नहीं। क्योंकि देखो अगर मैं नहीं चलूंगा, मान लो मैं कहता हूँ कि सोनू नहीं चल रहा है, सोनू नई नई गाड़ी लेके आया और अभी घबरा रहा है,
तो सोनू तो चला ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला शब्द जो है वो मैंने कहा था, इस पे गौर फरमाना कि डिस्टेंस की परिभाषा कब है, जब हम चलें। अब अगर हम चल ही नहीं रहे हैं तो डिस्टेंस की परिभाषा ही नहीं बनेगी। तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ पाथ कवर व्हेन वी ट्रेवल। जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम कितनी दूरी कवर करते हैं, कितना पाथ कवर करते हैं, इससे डिस्टेंस कहा गया है। तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर आप चलोगे तो आप कुछ तो चलोगे, क्योंकि इसकी परिभाषा में क्या है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर व्हेन वी ट्रेवल। तो चलना तो पड़ेगा ही, और जब चलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। लेकिन आगे आज बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसी कहानी से डिस्प्लेसमेंट को भी समझेंगे, लेकिन पहले डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या है, आओ जरा इसके बारे में बात कर लें। देखो, हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, जिसको हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और हमारी जो फाइनल पोजीशन होती है, जहाँ पे हम अपने मोशन को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप नहीं समझे हो तो पीछे सोनू की कहानी से आप समझ जाओगे। ये सोनू का इनिशियल पॉइंट था, ये सोनू का फाइनल पॉइंट था, तो ये सोनू का डिस्प्लेसमेंट हो गया। सही कह रहा हूं भाई? ये सोनू का डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है। लेकिन इस केस में ये सोनू का इनिशियल पॉइंट है, ये सोनू का फाइनल पॉइंट है, तो ये सोनू का डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या इस बार डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया है? आंसर है यस, बिल्कुल। पहले तो 8 ही था क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, अब डिस्प्लेसमेंट 8 से कम हो गया है। ये सोनू की इनिशियल पोजीशन है, ये सोनू की फाइनल पोजीशन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है और कम हो गया है। और वहीं पे जब सोनू वापस आया, ये सोनू की इनिशियल पोजीशन है, ये सोनू की फाइनल पोजीशन है, ये सोनू का डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अब एक बड़ा ही प्यारा सवाल, क्या हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है? बताओ जी। तो यहाँ पे एक और नोट का पॉइंट लिखेंगे, और वो ये होगा, इन ईच केस डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वो अपने क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि थर्सडे के बाद फ्राइडे आया, और फ्राइडे को सोनू 5 मीटर चला और उसके बाद 3 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितना है? 8। बट क्या आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वो वापस आया है, वो सीधा गया है, वो मुड़ा है। तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पॉइंट को समझना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। बात समझ में आई? और हर केस में डायरेक्शन चेंज होने पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? चेंज। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, और वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और होना भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और होना भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पे चेंज होती है। इसकी जो ऐसा यूनिट है, अगेन वो मीटर है, बट बात वहीं पे घूम के आ जाती है कि इसको हम बाकी चीज़ों में भी नाप सकते हैं, जैसे कि पीछे नापा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और बताइएगा उस सवाल का जवाब, कि डिस्प्लेसमेंट डैश बी जीरो। कमेंट सेक्शन पे बताइए जल्दी से कि डिस्प्लेसमेंट डैश बी जीरो में कैन बी जीरो आएगा या कैन नॉट बी जीरो आएगा। मैं अगली क्लास में कमेंट्स पढ़ूंगा, अगले लेक्चर में। पुराने बच्चे जानते होंगे, मतलब जो जो जिनके बड़े भाई बहन पढ़ते हैं उनसे पूछना, हम लोग अगले क्लास में आके कमेंट्स पढ़ते हैं। एक तो लाइव चैट होता है, वहाँ नहीं, अगर मान लो ये वीडियो प्रीमियर हो रही है तो एक लाइव चैट चलेगी, वहाँ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है।
और अगली क्लास में ये लेक्चर जब आएगा तो मैं उसके कमेंट पढ़ूंगा कि देखता हूँ कौन बच्चा जो है बेहतर तरीके से आंसर दे रहा है, ठीक है ना। मज़ा आता है यार, उसमें एक फील बनती है, आपस में हमारा कनेक्शन बनेगा। बिकॉज इस ऑनलाइन माध्यम में ये एक लौता तरीका है हमारे पास कनेक्शन बनाने का, कमेंट्स हो गए, ये सब बातें हो गई, है ना। चलिए, तो कैन भी जीरो है, कांट भी जीरो है, तो आंसर है कैन भी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? अगर मान लो सोनू ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट पे जाता 5 मीटर, और वो वापस से ए पॉइंट पे आ जाता है ना, पहले ए से बी गया 5 मीटर और वापस से वो इस बी पॉइंट पे आ जाता, तो उसमें उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती, यही उसकी इनिशियल पोजीशन हो जाती और यही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती। तो इस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता। तो अगर हम घूम के कैसे भी, चाहे मान लो यहाँ से शुरू हुआ और घूम घाम के वापस यहीं आ गया, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ऐसे एक स्क्वायर फील्ड में हूँ और वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मैं ऐसे गोल चक्कर मार के वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो ही रहेगा। अगर मैं घूम के वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता हूँ तो, ये समझते हो आप। लेकिन मेरा अगला सवाल जो कि अच्छा सवाल है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है? तो आंसर है हाँ। कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन अगर मैं जाऊं और अपनी पहले वाली पोजीशन से भी ज्यादा पीछे आ जाऊं तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई मैं 5 मीटर आगे गया लेकिन वापस 6 मीटर आया, तो 5 में से 6 माइनस करूंगा तो -1 आ जाएगा। तो डिस्प्लेस, और दुनिया की हर एक क्वांटिटी, चाहे आप ये पॉइंट लिख लीजिए, एवरी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। ये आगे जाके भी आपके लाइफ में काम आएगा। दुनिया की हर वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। दुनिया की हर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव में जा सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखनी होगी। डन है जी। अब कुछ सवाल हैं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? क्या कुछ कुछ नोट का पॉइंट हम यहाँ पे लिखें। अच्छा, डिफरेंस तो ये तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये तो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ के आपसे एक सवाल पूछूं तो वो सवाल होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं? तो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स in a straight line in one direction, then distance is equal to displacement। अगर आप मंडे वाला केस याद रखें, सोनू का मंडे वाला केस अगर आप याद रखें, तो वो स्ट्रेट लाइन में चला था और वो वापस भी नहीं आया था। तो उस केस में सोनू 5 मीटर आगे गया और फिर 3 मीटर आगे गया, तो 8 मीटर उसका डिस्टेंस है और 8 मीटर ही उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अदरवाइज अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और सिर्फ एक ही केस में बराबर होगा, और वो कब है? जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो ये पॉइंट भी बड़ा कीमती है, क्योंकि यार देखो, देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये तो पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे? डिस्टेंस से। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि लेक्चर नंबर 2 में जब भी हम मिलेंगे, जब भी क्या मिलेंगे, आपको एक स्केड्यूल मिल गया होगा। अब अगला लेक्चर आपके पास सेम 1 हफ्ते बाद आएगा, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, सेम शक्ल के साथ, और सेकेंड लेक्चर तक आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ के रखेंगे।
और आपको हम लोग क्या करवाएंगे, सबसे पहले आते ही शुरू के 10-15 मिनट में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, हमारा सेकेंड लेक्चर का काम होगा। थर्ड लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, और एक्सेलरेशन के साथ साथ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी बात जो है वो करेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ लेक्चर में हम ग्राफ्स के ऊपर बात करके चैप्टर को खत्म कर देंगे, यानी 4 लेक्चर जो है ये चैप्टर चलने वाला है। ठीक है जी। तो आगे जाके थोड़ा, अभी पहले धीरे धीरे लेक्चर स्लो आएंगे, बट आगे जाके हम लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी देंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खेल जो है वो आता है। डन है जी। तो यहाँ तक आप हर एक चीज़, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, देख लेना। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ को पढ़ के रखना है प्लीज़, और फिर हम इसको आगे जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।